नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। दोस्तों, हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया है। तो चलिए बिना देर किए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब हमारा अगला वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे यहाँ मैथ्स की भी क्लास चल रही है। मैथ्स की क्लास के साथ साथ इस हिस्ट्री की भी, अगर यूट्यूब की दुनिया का सबसे बेहतरीन हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। यदि आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको फील होगा, अनुभव होगा कि हमारी इतिहास की क्लास कैसी, और वैसा इतिहास आप कभी नहीं पढ़े होंगे यूट्यूब की दुनिया में। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सहयोग से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में किस देश के सहयोग से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त, कौन सा देश है? भारत। यानी भारत के सहयोग से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। दोस्तों चलते हम इसके कुछ डिस्कशन के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंदर जगन्नाथ जी ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया है। इस भवन का निर्माण किसके आर्थिक सहयोग से किया गया है? दोस्तों, भारत के आर्थिक सहयोग से। दोस्तों, अगर हम मैप की बात करें, अगर हम मॉरिशस कहाँ स्थित है, तो मॉरिशस आपको रेड कलर में यहाँ पे दिख रहा है एरो, रेड कलर का एरो दिख रहा है, ये आपका हो गया मॉरिशस। यानी यहाँ पर मॉरिशस एक द्वीपीय देश है। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस और इसके आसपास के कुछ हमने ज्योग्राफिकल मैप को उठाया है, उनको बहुत ही अच्छे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, धैर्य बनाकर देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। तो सबसे पहले अगर हम मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक देश है। मॉरिशस के ठीक बगल में रीयूनियन द्वीप है। कौन सा? रीयूनियन द्वीप। और रीयूनियन द्वीप फ्रांस के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये है हिंद महासागर में, लेकिन किसके अधिकार क्षेत्र में? फ्रांस के क्षेत्र में आता है। ये रीयूनियन द्वीप किसके क्षेत्र में? फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर यहाँ से आपको दिख रहा है मेडागास्कर। दोस्तों, ये मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश है और ये सब अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। दोस्तों, तो दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछे मॉरिशस कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। और अंटानानारिवो मेडागास्कर की राजधानी है। दोस्तों, मेडागास्कर की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंटानानारिवो। अगर हम बात करें, यहीं पर एक द्वीपीय देश है कोमोरस। कोमोरस की राजधानी है मोरोनी। कोमोरस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो ये सब अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और कोमोरस की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कोमोरस की राजधानी मोरोनी है। और दोस्तों, ये आपको दिख रहा है यहाँ से मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल आपसे प्रश्न पूछता है, मोजाम्बिक चैनल किसको किसको विभाजित करता है? तो मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर को विभाजित करता है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर यानी अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी देश, ये समुद्री तट से लगा हुआ है, जो हिंद महासागर से लगा हुआ है, वो मोजाम्बिक और मेडागास्कर को विभाजित करता है। कौन सा चैनल? मोजाम्बिक चैनल। और ये मोजाम्बिक चैनल जो है वो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को विभाजित करता है। अगर आपसे पूछे मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ स्थित है, तो मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में
भारत के किस जलवायु कार्यकर्ता को यूएन महासचिव के सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? यानी यूएन महासचिव के सलाहकार के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों अर्चना सोरेंग, अर्चना सोरेंग को यूएन महासचिव के सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। ये जो जलवायु कार्यकर्ता है और उन्हें यूएन महासचिव के सलाहकार के रूप में, तो वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस यूएन के महासचिव है। दोस्तों भारतीय जलवायु कार्यकर्ता आज अर्चना सोरेंग को, किसको? अर्चना सोरेंग को यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अपने सलाहकार के रूप में नामित किया है। अर्चना सोरेंग उन 6 लोगों में शामिल होगी जो एंटोनियो गुतेरस के सलाहकार के रूप में होंगे। तो कहे यूएन के महासचिव कौन है? तो यूएन के महासचिव हैं कौन? एंटोनियो गुतेरस। और एंटोनियो गुतेरस के सलाहकार कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस के सलाहकार कौन बनी है? तो अर्चना सोरेंग। तो दोस्तों मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? मानव तस्करी के विरुद्ध अभी हाल ही में जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस कब? 30 जुलाई को। जागरूकता दिवस कब? 30 जुलाई को। जागरूकता दिवस कब? 30 जुलाई को। तो दोस्तों मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता एवं पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? प्रत्येक 30 जुलाई को। प्रत्येक 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानव जागरूकता दिवस। तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक 30 जुलाई को 2013 से मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा किया था। यानी सबसे पहली बार घोषणा कब की गई थी मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस मनाने की? तो सबसे पहली बार घोषणा मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 30 जुलाई 2013 को। और इस साल का मुख्य विषय थीम क्या है? कमिटेड टू द कॉज वर्किंग इन द फ्रंट लाइन टू द एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो दोस्तों कमिटेड टू द कॉज वर्किंग इन द फ्रंट लाइन टू द एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसका प्रमुख थीम है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार अब एग्जामों में पूछा जाएगा। दोस्तों ITER की शुरुआत में किस देश ने एक भव्य आयोजन किया है? ITER की शुरुआत पर किस देश ने एक भव्य आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में ITER की शुरुआत की गई है और इसका भव्य आयोजन किस देश ने किया है? फ्रांस ने किया है। दोस्तों किस देश ने? फ्रांस ने। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन ITER का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। यानी I से इंटरनेशनल, T से थर्मोन्यूक्लियर, E से एक्सपेरिमेंटल और R से रिएक्टर, यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की स्थापना का भव्य आयोजन फ्रांस में किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन है जिसके भव्य आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो दोस्तों फ्रांस में किया गया है। दोस्तों चलते हैं, अब हम बात करेंगे कि फ्रांस के मैप देखेंगे। फ्रांस से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को एक जगह कलेक्शन करके देखेंगे दोस्तों। तो शुरुआत में फ्रांस में 29 जुलाई को हुई इस शुरुआत के अवसर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, जिन्होंने क्या किया है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। दोस्तों अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो ये फ्रांस हुआ। फ्रांस की राजधानी कहाँ स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और बेल्जियम और स्पेन, ये जितने भी देश हैं यानी लगभग 6 देशों के साथ, कितने देशों के साथ? 6 देशों के साथ सीमा बनाता है। फ्रांस कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 6 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से देश हैं? इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इन 6 देशों के साथ फ्रांस सीमा बनाता है। अब कहे बे ऑफ बिस्केक, बिस्केक की खाड़ी कहाँ स्थित है?
फ्रांस में स्थित है। बिश्केक की खाड़ी कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। अगर हम कहें यहाँ से भूमध्य सागर कौन से देश से लगा हुआ है, तो भूमध्य सागर फ्रांस से, स्पेन से, इटली से, इन तीनों देशों के साथ भूमध्य सागर लगा हुआ है। यहाँ से इंग्लिशिया चैनल किसको किसको विभाजित करता है? तो इंग्लिशिया चैनल यूनाइटेड किंगडम फ्रांस को विभाजित करता है। इंग्लिशिया चैनल किसको किसको विभाजित करता है? इंग्लिशिया चैनल यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को विभाजित करता है। फिर यहाँ से पूछता है डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो डोवर जल संधि इंग्लिशिया चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? डोवर जल संधि यहाँ पर स्थित है। और डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो डोवर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिशिया चैनल को जोड़ता है। जबकि विभाजित किसको किसको करता है? तो डोवर जल संधि विभाजित करता है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक मनोरम वाला द्वीप है। यह एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। और आप बहुत ही ध्यान और पेशेंस से सुनेंगे दोस्तों हमारी बातों को, क्योंकि हम यहाँ से पूरी ऑस्ट्रेलिया का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो देखिएगा, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रश्न करें ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ स्थित है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ स्थित है? कैनबरा। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो पर्वतमाला है, जो सर्वाधिक ऊंची चोटी उसी पर्वतमाला पर स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ये आपके मैप में दिखाई दे रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी कोसियुस्को है। कोसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी कोसियुस्को है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे मरुस्थल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं? तो दोस्तों, ग्रेट सैंडी मरुस्थल पूछे। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन के बाद ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तनामी मरुस्थल, तनामी डेजर्ट, तनामी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तनामी मरुस्थल भी कहाँ स्थित है दोस्तों? तनामी मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख, और इसी मरुस्थल के कारण, इसी मरुस्थलीय विस्तार के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश। तो दोस्तों, प्रश्न पूछे आपके एग्जाम में, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ये सभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है?
विश्व की सबसे लंबी प्रवाल से भित्ति है और यह ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों अगर कहे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से यदि अब तो प्रश्न पूछे तो नहीं छूटना चाहिए। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी मंगल ग्रह पर रोवर परसेवरेंस रवाना किया है? तो एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह पर रोवर परसेवरेंस को रवाना किया है। और कौन, किसकी अंतरिक्ष एजेंसी? अमेरिका की। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? नासा। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रवाना किया गया है। किसको? परसेवरेंस रोवर को रवाना किया गया है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। अगर कहे कि जक्सा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई को मंगल ग्रह के लिए रोवर परसेवरेंस को रवाना किया। कब रवाना किया दोस्तों? 30 जुलाई को रोवर परसेवरेंस को रवाना किया। यह रोवर 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। देखिए दोस्तों 30 जुलाई को रवाना किया गया और ये कब पहुंचेगा? ये पहुंचेगा 2021 फरवरी में। फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। कौन सा रोवर? तो परसेवरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। और कब तक पहुंचेगा? 2021 में। कब लौटेगा? 2031 में लौटेगा दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 30 जुलाई को आयोजित ब्रिक्स के सदस्य देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? यानी 30 जुलाई को ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। 30 जुलाई को ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है, जो वर्चुअल बैठक हुई है, और उसकी अध्यक्षता किस देश ने किया था? उसकी अध्यक्षता रूस ने किया था। तो आपसे प्रश्न पूछे, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो रूस ने किया था दोस्तों रूस ने किया था। अगर हम बात करें ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 6 देशों का एक संगठन है जिसे ब्रिक्स कहा जाता था। यानी सभी देशों के पहले अक्षर को उठाकर इसका नामकरण किया गया है ब्रिक्स। और इसके पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअल बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है रूस की अध्यक्षता में। तो दोस्तों ब्रिक्स के सदस्य देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 30 जुलाई को वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? रूस ने की थी। सभी सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे। ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो रूस ने किया था दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे भारतीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो ब्रिक्स सम्मेलन के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन्हीं देशों के अंग्रेजी नाम के प्रत्याक्षरों ब्रिक्स से मिलकर इस समूह का नामकरण हुआ है। अगर कहें ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006
2006 में। और जब स्थापना हुई थी तो ये सिर्फ ब्रिक था, एस नहीं था। एस कब आया? एस 2010 में, यानी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ, इसीलिए एस यानी ब्रिक को ब्रिक्स कर दिया गया। तो 2010 में शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका, और स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? तो ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई थी। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके निजी सचिव अभी हाल ही में कौन बने हैं? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका निजी सचिव? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 30 जुलाई 2020 को हार्दिक सतीश चंद्र शाह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई थी। वह गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह राजीव का टोपनो पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें जून में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन को किसने लॉन्च किया? विद्यार्थी विज्ञान मंथन को किसने लॉन्च किया? तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किसने किया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया है। तो दोस्तों यदि प्रश्न पूछे विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की गई है, किस उद्देश्य के लिए, तो यह कक्षा 6 से 11वीं तक की स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस। आपसे प्रश्न पूछे हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को, हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को। और आज ही की क्लास में हमने बताया था मानव जागरूकता, मानव तस्करी के खिलाफ, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 30 जुलाई को। और 3 अगस्त को कौन सा दिवस? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस। हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब? 3 अगस्त को मनाया गया। तो 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1994 में, आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1994 में पहला हृदय प्रत्यारोपण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन P वेणुगोपाल ने किया था। अगर कहे कि भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो दिल्ली एम्स में, दिल्ली एम्स में किया गया। दिल्ली एम्स में पहला हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया? 1994 में। पहला हृदय प्रत्यारोपण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कब किया गया? 1994 में। और कौन से सर्जन ने? तो सर्जन P वेणुगोपाल ने किया था। और इस सफल सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया था। तो दोस्तों कहे कि विश्व में हृदय का सबसे पहला प्रत्यारोपण कब किया गया था? तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 भारत में कब हुआ था? 1994 में। भारत में कब हुआ था? 1994 में। जबकि विश्व में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था?
3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में किया गया था। और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में किसने किया था विश्व का सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण? तो विश्व का सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो दोस्तों कहा कि पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। 3 दिसंबर 1967। क्रिस्टियन बर्नार्ड कहाँ के रहने वाले थे? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। दोस्तों चलते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन? विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्होंने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है किसने? तो वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और कौन सा ऐसा राज्य है जहां की 3 राजधानियों वाले योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले प्लान को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम पेपर में आएगा ही आपके दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड, यानी ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिनकी 3 राजधानियां हैं, और ये 3 राजधानियां किसके तर्ज पर? तो दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर। यानी दक्षिण अफ्रीका की भी 3 राजधानियां हैं और दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी क्या कर दिया? 3 राजधानियों को मंजूरी दे दिया। और जो 3 राजधानियां की मंजूरी दी गई है, ये 3 राजधानियां की मंजूरी दी गई है, तो वो जनवरी 2020 में ही इस प्रस्ताव को लाया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सरकार के द्वारा ये 3 राजधानी बनाने की योजना को प्रस्तावित किया गया था। तो ये अब मंजूरी मिल गई है। तो ये 3 राजधानियां कौन कौन सी होंगी? ये 3 राजधानियां कौन कौन सी होंगी? तो विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों अगर कहे विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी कहाँ होगी? विशाखापट्टनम में। विधायी राजधानी कहाँ होगी? अमरावती में। और न्यायिक राजधानी कहाँ होगी? तो कुर्नूल में न्यायिक राजधानी होगी। दोस्तों चलते हम अपने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। ये विधानमंडल है, तो जो आंध्र प्रदेश का विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। आंध्र प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 58। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितनी है? 58। आंध्र प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या 176। आंध्र प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या 176। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश के लोकसभा की सीटों की संख्या 25। आंध्र प्रदेश के लोकसभा की सीटों की संख्या 25। फिर कहे आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो अभी हाल ही में बनाया गया और भारत का 26वां उच्च न्यायालय होगा, वो कहाँ स्थित है? अमरावती। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अमरावती में, जो भारत का 26वां उच्च न्यायालय होगा। फिर कहे आंध्र प्रदेश का राज्य नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का राज्य नृत्य है। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। राज्य खेल कबड्डी, आंध्र प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य खेल कबड्डी। आंध्र प्रदेश का राज्य खेल कबड्डी। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी नीलकंठ है।
आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी नीलकंठ है। और आंध्र प्रदेश के राज्य के पेड़ यानी राजकीय पेड़ क्या है? तो नीम है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ नीम है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पे चलने से पहले हम आपको दिखा दें यहाँ से आंध्र प्रदेश का मैप। आंध्र प्रदेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को स्पर्श करता है, कर्नाटक को स्पर्श करता है, तेलंगाना को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है और यहाँ से उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो आपसे प्रश्न पूछे आंध्र प्रदेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो आंध्र प्रदेश भारत के 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जो आंध्र प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और आंध्र प्रदेश भारत के समुद्री सीमा से लगने वाला राज्य है जो पूर्वी तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित भारत का एक समुद्री सीमा से लगने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। अगर कहे कि पूर्वी तट पर स्थित कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा पूर्वी तट पर कौन समुद्री सीमा बनाता है? तो वो आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है समुद्रों से। तो अगर यहीं से प्रश्न पूछ दे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबा समुद्री सीमा बनाता है, तो सबसे लंबा समुद्री सीमा गुजरात की और दूसरी सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश की है। और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के मध्य सीमा बनाता है, यानी भारत के 5 राज्य आंध्र प्रदेश से। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो आज वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर इसी तरह से हमारा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे यहाँ मैथ्स की भी क्लास चल रही है। मैथ्स की क्लास के साथ साथ इस हिस्ट्री की भी, अगर यूट्यूब की दुनिया का सबसे बेहतरीन हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। यदि आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको फील होगा, अनुभव होगा कि हमारी इतिहास की क्लास कैसी, और वैसा इतिहास आप कभी नहीं पढ़े होंगे यूट्यूब की दुनिया में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।